सिक्स सेमेस्टर के लिए कॉमन टॉपिक है प्लास्टिक एनालिसिस। जनरली आपका ये प्लास्टिक एनालिसिस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि 8 सेमेस्टर की अगर बात करूँ तो जनरली इनके में से 14 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 7 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको प्लास्टिक एनालिसिस का थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमको न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे पहला जो हमको न्यूमेरिकल में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है। न्यूमेरिकल में हमको कैलकुलेट करना है, एक तो हमको बोलेगा क्वेश्चन में कोलैप्स लोड निकालिए, दूसरा आपको बोलेगा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू बताइए। मतलब कि पहला तो आपको कैलकुलेट करने बोलेगा WC और दूसरा आपको बोलेगा कैलकुलेट करने प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ये जनरली एग्जाम आपका क्वेश्चन में बोलता है, निकालना है आपको, ठीक है। तो हमको यही कैलकुलेट करना पड़ता है कि कोलैप्स लोड, दूसरा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। और आप सबको मैंने क्लास में थ्योरी पढ़ाया था प्लास्टिक एनालिसिस का, और वहाँ पे एक समय आना था ऐसा सेक्शन का डायग्राम बनाया। मान लो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया, लोडिंग अप्लाई किया। लोडिंग अप्लाई करने पर मैं इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ तो कैसा बनता है, ये था इलास्टिक स्टेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग फाइबर की इसमें वैल्यू कितनी है, Fy, ठीक है। सेम यहाँ पे भी Fy। जैसे मैंने और इसमें लोड, जैसे मैंने और लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इसके कुछ फाइबर्स पे आपकी रेडियस की वैल्यू रीच कर गई और कुछ फाइबर्स पे ये प्लास्टिक में है और ये अभी भी इतना जोर आपका इलास्टिक रेंज में है, इलास्टिक रीजन में है, ठीक है। इस स्टेट को बोला जाता है आपका इलास्टो स्टेट, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका जो कुछ पोर्शन आपका, कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक स्टेट में है और कुछ फाइबर आपका अभी भी इलास्टिक रेंज में है। अब जैसे इस पर मैं और लोडिंग थोड़ा बढ़ाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, एक समय आता है ये जो Fy की वैल्यू है पूरे एक्सट्रीम फाइबर पे आपकी रीच कर जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब कि क्या पूरे Fy की वैल्यू आपके पूरे फाइबर पे रीच कर देगी। जैसे ये रीच करेगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, एक प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, ठीक है। इस पॉइंट से आपका जो सेक्शन है, ये बीम है, ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लास्टिक हिंज, और इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म कहना ज्यादा सही होगा। ये होता है आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन। अब देखो, अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल का यूज करना है। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमको बीम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें प्लास्टिक हिंज आपका कहाँ पे जनरेट होगा। तो प्लास्टिक हिंज कहाँ पे जनरेट होगा हम ये देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया, मान लो कोई कैंटिलीवर बीम है, जैसे कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। और इसमें जो आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, कहाँ पे जनरेट होगा, इस फिक्स रिंग पे, ठीक है। इस फिक्स रिंग पे आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। जहाँ जिस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज जनरेट होता है उस पॉइंट पर आपका मैकेनिज्म फॉर्म हो जाता है। और आपको पता ही क्या होता है, मैकेनिज्म क्या काम करता है, रोटेशन कराने का, ठीक है। ये तो जब पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो कि सिंपली सपोर्टेड आपको बीम दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, मैं कह सकता हूं कि जो प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा कहां होगा, अंडर द, यहां पे जनरेट होगा अंडर द लोड, ठीक है। अंडर द लोड, अंडर द लोड आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं और कहां जनरेट हो सकता है, जब कभी भी आपका सेक्शन चेंज हो या फिर EI चेंज हो या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो तो वहां पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो मैंने कैंटिलीवर बीम बनाई और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं देखता हूं जिसकी लेंथ मान लो L1 है और यहां से आता है लेंथ है L2, ठीक है। और इसका जो हमको EI की वैल्यू दी हुई है, मान लो 4 EI दिया हुआ है और 2 EI दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको प्लास्टिक हिंज दो जगह जनरेट होगा, एक तो इस पॉइंट पे होगा जहां पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, दूसरा आपका कहां पे जनरेट होगा, यहां पे, ठीक है। और कहां जनरेट हो सकता है, ये तो कुछ केसेस में, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो मान लो चलो उसके लिए हमको क्या करना है, दो मेथड है हमारे पास प्लास्टिक एनालिसिस को सॉल्व करने, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला है आपका स्टैटिक मेथड, दूसरा आपका काइनेमेटिक मेथड। स्टैटिक मेथड
जिसमें आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते थे सेक्शन कट करके, ठीक है। बट काइनेमेटिक में क्या होता है, हम एक वर्चुअल आपका वर्चुअल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन। अब इंटरनल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं मोमेंट इनटू रोटेशन, और जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमको ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखो जो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे को ऐसा सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसमें मान लो W किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, और इस बीम की जो लेंथ है मान लो L है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L2, या फिर L1 या फिर L2 ठीक है, बराबर। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट कोलैप्स लोड, ठीक है। और या फिर और दूसरा क्या पूछ सकते हैं आपको, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, ठीक। क्या बोल सकते हैं आपको, कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने बोल सकता है, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा, सॉल्व करते हैं। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमसे क्या करना, डायग्राम बनाओ, और जो यहाँ पे W को किसमें कंसीडर करो, कोलैप्स लोड में, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्टेड डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा, बेंडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और इसका रिफ्लेक्टेड डायग्राम कैसा बनेगा, ये चीज इसको ऐसे दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कैसे दबाने की कोशिश, ऐसे, तो कैसे ये कुछ ऐसा हो जाएगा कभी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, प्लास्टिक कहाँ पे फॉर्म होता है, अंडर दी लोड हमेशा, सिंपल सपोर्टेड बीम केस में, ठीक है। तो प्लास्टिक की कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे आपका प्लास्टिक की फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज एमपी। अब देखो, अब इस लोड के कारण यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, इस लोड के कारण यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, और ये वाला जो साइड है ये कुछ थीटा डिग्री से रोटेट हुआ, और इतना वाला जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा रोटेट हुआ, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक। ये हो गया आपका 2 थीटा। अब देखो हमको क्या करना है, इस एमपी की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ कोलैप्स लोड, या फिर अगर मैं कोलैप्स लोड निकालना है इन टर्म्स ऑफ एमपी, तो मैं दोनों निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसी एक के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा, या तो डेल के टर्म्स में निकाल लो या फिर मैं थीटा के टर्म्स में निकाल लूँ। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ क्या लेता हूँ, ये मेरे को पता है कितना है L/2, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल टू थीटा इनटू L/2, ठीक है। अब मैं थीटा के टर्म्स में सारा आंसर लिख दूंगा, जहां तक भी डेल आएगा वहां कैलकुलेट करूंगा थीटा इनटू L/2। तो जैसे कि मान लो मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंटरनल वर्क डन, ठीक। इंटरनल वर्क डन कैलकुलेट करना है, इंटरनल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या जाएगा, मोमेंट इनटू रोटेशन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है इंटरनल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। देखो यहाँ पे कितना है, तो एक की जगह पर प्लास्टिक की फॉर्मेशन को रख दो, mp इनटू 2 थीटा हो जाएगा, ये mp इनटू 2 थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, कैलकुलेट हो गया इंटरनल वर्क डन। अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। तो चलो एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सटर्नली कौन लोड अप्लाई कर रहा है, ये कोलैप्स लोड, तो WC और उसके का कुछ आ रहा है डिफ्लेक्शन आ
इज डेल, ठीक है। मैं क्या पता है डेल बदले में क्या पुट करूंगा डब्ल्यू सॉरी थीटा इनटू एल बाय 2, ये क्या होगा थीटा इनटू एल बाय 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कर। तो अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कर, अप्लाई करते प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कर, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कर, ठीक। अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक। तो देखो इंटरनल वर्क डन कौन कर रहा है, ये वाला था mq इनटू 2 थीटा इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कौन कर रहा था wc इनटू थीटा इनटू l बाय 2, ठीक है। यहां से ये थीटा और ये थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा यहां पे 2mp इज इक्वल टू wc इनटू l बाय 2, ठीक। अब ये क्या हो गया मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये आ गया मेरा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू, ठीक है। और हमको ये क्वेश्चन में निकालना था। अगर मैं चाहूँ तो इन टर्म्स ऑफ एमपी के टर्म्स में कोलैप्स फ्लो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को एमपी निकालना है तो कोलैप्स फ्लो की इन टर्म्स ऑफ कोलैप्स फ्लो निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग शायद प्लास्टिक एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है जनरली जो 7 नंबर या फिर आपके 14 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर आप गेट का बात करें, चाहे आप यूएससी का बात करें, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, ये सब जगह आपको काम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।